वाइब्रेशन जो है वो बढ़ने लग पड़ती हैं। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर से जो एनर्जी मिलती है, एनर्जी से उनमें मूवमेंट आने लग पड़ती है। तो जो यहाँ पर एटम्स फिक्स्ड हैं, एटम्स हैं यहाँ पर इस कंडक्टर में, वो एटम्स जो है वो मूवमेंट दिखाने लग पड़ते हैं, ऑसिलेशंस आने लग पड़ती हैं, वाइब्रेशंस आने लग पड़ती हैं। मोर द वाइब्रेशंस, मोर द वाइब्रेशन, मोर द कोलिजन्स गोना बी। जितनी ज्यादा जो है वो वाइब्रेशंस होंगी, उतनी ही कोलिजन जो है वो ज्यादा होंगी। More vibrations means more collisions. जितनी ज्यादा वाइब्रेशंस उतनी ज्यादा कोलिजन। वाइब्रेशन यहां पे क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि टेम्परेचर अप किया जा रहा है, और टेम्परेचर अप करने से वो जो लैटिस पॉइंट है, इसमें जो एटम्स हैं वो जो है वो मूव करना शुरू कर देते हैं, वाइब्रेशंस आने लग पड़ती है। और ऐसे में जब इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में चलने लगते हैं तो वो जो वाइब्रेशंस हैं उनके होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स की जो टकराव है उन एटम्स के साथ, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, मल्टीपल कोलिजन्स इंक्रीज हो जाती है विद द राइज इन टेम्परेचर। एंड आई हैव told you right from the beginning of this very discussion that is, yes, more the collisions, more the obstruction, more the opposition to the flow of electric current, and hence more will be the resistance. And that's why in pure metals like copper, silver, प्योर जो है, बिल्कुल कोई मिली भक्त नहीं हो रखी है उनमें, तो प्योर मेटल्स में जैसे ही आप रेजिस्टेंस टेम्परेचर अप करते हैं तो रेजिस्टेंस भी अप हो जाती है। और टेम्परेचर को अगर आप डाउन कर दोगे तो नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है उन लैटिस पॉइंट्स की या एटम्स की वो कम हो जाती है, सुस्त पड़ जाते हैं वो एटम्स। ऐसे में जो है वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वहां पर कोई ज्यादा उनको जो है वो ऑपोजिशन नहीं मिल पाती उन एटम्स की तरफ से, और ऐसे में रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर गिरने से उस कंडक्टर की रेजिस्टेंस भी गिर जाती है, और टेम्परेचर अप होने से रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ये तो बात करी हमने एलॉयज की, सॉरी प्योर मेटल्स की। और अगर हम एलॉयज की बात करें तो एलॉयज के ऊपर जो है कुछ खास एलॉयज रहते हैं जिनके ऊपर टेम्परेचर का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कॉन्स्टेंटन जिसको हम एलॉयज का नाम देते हैं, कॉपर और निकल का एलॉय जो है वो बना हुआ है कॉन्स्टेंटन, कॉपर एंड निकल, इसका एलॉय रहता है 55% जो है वो कॉपर है, निकल रहती है उसमें 45%। ये एलॉय है कॉन्स्टेंटन। और इसकी हम बात करें तो इसका जो है वो जो डिसऑर्डर होता है एटम्स में, अभी जो बात कर रहा हूं जो कि कोलिजन्स को जन्म देने वाला है, वो डिसऑर्डर जो है वो ऑलरेडी ज्यादा रहता है कॉन्स्टेंटन एलॉय में। जो डिसऑर्डर है, अस्त व्यस्त जो हो रखे हैं एटम्स, वो ज्यादा है। और अगर हम टेम्परेचर अप भी कर दें इस एलॉय के लिए, अगर टेम्परेचर को अगर हम हाई भी कर दें तो वो जो डिसऑर्डर जो है जो कि ऑलरेडी आ रखा है उन एटम्स में लैटिस पॉइंट में, वो डिसऑर्डर जो है उसके ऊपर जो है वो बढ़ा हुआ टेम्परेचर कोई ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाता। जब जो जैसा डिसऑर्डर टेम्परेचर बढ़ने से पहले था वैसा ही जो है वो डिसऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रह जाता है जब टेम्परेचर हम बढ़ा देते हैं। तो ऐसे में क्या मतलब हुआ इस बात का, डिसऑर्डर एक जैसा। हमने पीछे प्योर मेटल में क्या देखा कि टेम्परेचर जैसे हमने बढ़ाया तो डिसऑर्डर बढ़ गया, टेम्परेचर हमने कम किया तो डिसऑर्डर कम हो गया। यहां पर क्या है, कॉन्स्टेंटन एलॉय की बात हम करें तो ये एलॉय जो है इसका अगर टेम्परेचर हम हाई कर दें तो इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होती। टेम्परेचर हाई, रेजिस्टेंस रिमेन्स कांस्टेंट, मींस डजंट चेंज, नॉट चेंजिंग, रेजिस्टेंस नॉट चेंजिंग। इसकी रेजिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं होगी। और क्यों नहीं रेजिस्टेंस चेंज होगी, दैट्स व्हाट द पॉइंट यू हैव टू लर्न हियर, that in constant alloy that is the disorder of atoms, जिसे हम लैटिस पॉइंट बोल रहे हैं, वो डिसऑर्डर जो है वो ऑलरेडी वहां पर बना हुआ है। और अगर आप टेम्परेचर अप भी कर देते हैं तो जो ऑलरेडी डिसऑर्डर चल रहा है उन एटम्स में, वो और डिसऑर्डर जो है जो अस्त व्यस्तता चली हुई है, अस्त व्यस्त तरीके से एटम्स हो रहे हैं वहां पे, तो उस डिसऑर्डर के ऊपर बढ़ा हुआ टेम्परेचर जो है कोई ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाता। ऐसे में जो इलेक्ट्रॉन्स उस कंडक्टर में से चलना चाहेंगे, उस कॉन्स्टेंटन एलॉय से जाना चाहेंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स की जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रह जाती है, उसमें ज्यादा बदलाव नहीं आ पाता। और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जो टेम्परेचर बढ़ने से पहले जो है वो जिस स्पीड के तहत जा रहे थे उसी स्पीड के तहत जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के बाद चलने लगते हैं। ऐसे में उन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में टेम्परेचर बढ़ने से पहले या टेम्परेचर बढ़ने के बाद किसी भी तरीके से बदलाव नहीं आता है, बिकॉज डिसऑर्डर जो एटम्स में हम देख रहे हैं कॉन्स्टेंटन एलॉय में,
टेम्परेचर बढ़ने से वो डिसऑर्डर जो है वो उसके ऊपर कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट प्रभाव जो है वो नहीं पड़ पाता है, और ऐसे में बढ़ा हुआ टेम्परेचर एलॉयज के केस में उसकी रेजिस्टेंस को जो है वो चेंज नहीं कर पाता है. दैट इज द फोर्थ point as far as the temperature is concerned. In nutshell, we can say that is as the temperature increases, the resistance of pure metal also increases, and the temperature falls down, the resistance of your pure metals also falls down. And in the case of alloys, that with the rise in temperature, the resistance of alloys like Constantan, यूरेका जिसको हम बोल सकते हैं, उनकी रेजिस्टेंस जो है that remains unaffected, वो जो है वो अप्रभावित रह जाती है, कोई ज्यादा प्रभाव उनमें नहीं पड़ता है. Now these are the factors we have discussed, that is the length of a conductor, area of cross section, nature of material of conductor, and the temperature. But we have got, during the course of this very discussion, we have got two things over here. This was named numbered as 1 and this is numbered as 2, and we are going to combine them together. दोनों को कंबाइन करना चाहेंगे हम बाय कंबाइनिंग number 1 and number 2. But we are going to get here number 1 and number 2. You can see here this length is at the numerator and this area is at the denominator. So right numerator where it's gonna be written, and the right denominator where it's gonna be put up there. So there you are. R is directly proportional to, here it is length on numerator, I am writing it on numerator. Area here on the denominator, here it is denominator. So R is directly proportional to the ratio of length of a conductor to the area of cross section of that very conductor. Or R, we are gonna, as I have told you in my previous video, that is yes, in order to just remove this very sign of proportionality by a sign of equality, अगर इसको हम replace करना चाहेंगे sign of equality, don't forget to employ the constant of proportionality. So same is here, इसको हम change करना चाहेंगे किसमें, equality के sign में, ये लिख दिया हमने equality का sign, और जब भी हम ऐसा करते हैं proportionality sign को जो है वो replace करते हैं equality के sign से, तो एक constant लगाना पड़ता है, उस constant को हम नाम देते हैं constant of proportionality. Here it is, and this constant of proportionality, here it is, this constant of proportionality is known as rho. इसको इस तरीके से pronounce करेंगे rho, R-H-O, rho. So here it is rho, and rest remains the same, L upon A. R is equal to rho L upon A. Here it is. So this is this one. Here it is, R is equal to rho L upon A, and let it be third equation, which is gonna be just discussed in the very next video over that is there. That is when we are gonna come across in the next video, as far as the concepts are concerned. In the very next video, we are gonna discuss what is this one rho, and this rho, this constant of proportionality is known as the resistivity or specific resistance of a material of that very conductor. So this rho is called resistivity of the material of a conductor, or it is also known by another name, specific resistance. So that's it here, as far as the, you can say, 4 factors are concerned, or the factors affecting the resistance of a conductor. Let me summarize here. That is, first factor says resistance is directly proportional to the length, more the resistance, lower the length, lower the resistance. Second is area of cross section. Resistance of a conductor is inversely proportional to the area of cross section, means thicker the conductor, lower the resistance, thinner the conductor, higher the resistance. And one more thing we have learned over there, as far as the cracking the numerical problems are concerned, that resistance is inversely proportional to the square of the diameter of that very conductor. And the third point is the nature of material of a conductor, means the nature of the material with which the conductor is made of can also determine a vital, or can also play a vital role in determining the resistance of that very conductor. So as we have taken the example of copper and nichrome alloy, both are having different kind of nature
Obviously, both are going to just offer different kind of obstruction, different kind of hindrance, different kind of opposition to the flow of electric current, and hence they are gonna offer different resistance to the flow of electric current. So that nature of material of a conductor with which the conductor is made of can also play a vital role. And the last and final one, the temperature. Pure metals, the resistance of the pure metals gonna rise up with the rise in temperature, and it falls down with the, you can say, a falling temperature over there. But on the other hand, in case of alloys like Constantan, the you can say a rise in temperature can't affect the resistance of that very alloy anymore. So that's all here as far as the factors affecting the resistance of a conductor. That's it here.